नमस्कार। ज्योतिष की दुनिया में ना एक भाव है जिसे अक्सर पूरी कुंडली की चाबी कहते हैं। पहला भाव, लग्न भी कहते हैं इसे, या तनु भाव। हाँ, तनु भाव। आज हमारे पास जो जानकारी है वो इसी भाव के बारे में है। देखते हैं कि ये किसी के जीवन और पर्सनालिटी के लिए इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल, तनु का मतलब शरीर तो है, पर यह सिर्फ बाहरी दिखावट मतलब फिजिकल अपीयरेंस तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो व्यक्ति की पहचान है, उसकी हेल्थ, उसका कॉन्फिडेंस और दुनिया उसे कैसे देखती है, इन सब का एक मिलाजुला रूप है। समझिए कि ये वो दरवाजा है जिससे हम दुनिया में आते हैं। तो मतलब ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं हुई, ये हमारे होने का, हमारे वजूद का सेंटर है। जानकारी भी कुछ ऐसा ही कहती है। हाँ, कि भाई शारीरिक बनावट, हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव, सोचने का तरीका, यहाँ तक कि बचपन, वो सब इसी से जुड़ा है। हाँ, और इसमें वो चीज भी आती है जिसे हम आत्मसम्मान या अहम कहते हैं, मतलब सेल्फ की भावना। ये तय करता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं और समाज में हमारी इमेज क्या बनती है। यहीं पर वो लग्न और लग्नेश वाली बात आती है ना? बिल्कुल, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये बार बार आते हैं। थोड़ा समझाएंगे इनको, लग्न क्या, लग्नेश क्या? जरूर। देखिए, जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय हो रही होती है वही पहले भाव में आती है, उसी को लग्न कहते हैं। अच्छा। जैसे किसी का मेष लग्न हो सकता है, किसी का वृषभ वगैरह। और उस लग्न राशि का जो मालिक ग्रह है, स्वामी ग्रह, वो लग्नेश कहलाता है। ठीक है। ये दोनों लग्न और लग्नेश मिलकर उस व्यक्ति के जीवन की बुनियाद तैयार करते हैं। जैसे अगर मेष लग्न है तो मंगल लग्नेश हुआ। हाँ। तो जानकारी के हिसाब से ऐसे व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से हिम्मत होगी, एनर्जी होगी, शायद थोड़ी जल्दबाजी भी। अच्छा, तो लग्न राशि और उसका स्वामी ग्रह ये मिलकर एक तरह का ढांचा, एक ब्लूप्रिंट बना देते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और फिर उसमें रंग भरते हैं ग्रह जो पहले भाव में बैठे हों। एकदम सही कहा आपने। पहले भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो उस ब्लूप्रिंट पर अपना गहरा असर छोड़ता है। जैसे मान लीजिए सूर्य बैठा है। हाँ। तो वो क्या देगा? एक चमक, एक अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस, लीड करने की इच्छा। वहीं अगर चंद्रमा हो तो संवेदनशीलता देगा, इमोशनल गहराई, दूसरों की देखभाल करने वाला नेचर। मंगल हो तो एनर्जी देगा, हिम्मत, पर गुस्सा भी। हाँ बिल्कुल, एनर्जी और एक्शन देता है, लेकिन अति हो तो गुस्सा या जल्दबाजी भी दे सकता है। और ऐसा भी तो होता होगा कि कोई ग्रह कहीं बहुत ताकतवर हो, कहीं कमजोर, उसका भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ज्योतिष में से कहते हैं ग्रह का उच्च या नीच होना। हाँ, सुना है। मतलब कोई ग्रह अपनी सबसे पसंदीदा राशि में है जहां वो बहुत बलवान है, उच्च, या फिर ऐसी राशि में है जहां वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, कमजोर है, नीच। उदाहरण से बताएं। जैसे सूर्य अगर पहले भाव में अपनी उच्च राशि मेष में हो तो वो गजब का आत्मविश्वास, लीडरशिप क्वालिटी और एक राजसी ठाट बाट दे सकता है। वाह। लेकिन अगर वही सूर्य अपनी नीच राशि तुला में हो पहले भाव में तो शायद आत्मविश्वास में कमी लगे या व्यक्ति दूसरों की मंजूरी पर ज्यादा निर्भर करे। अच्छा, कितना फर्क पड़ जाता है। शनि के बारे में क्या? वो भी तो महत्वपूर्ण है। शनि अगर यहां हो तो गंभीरता लाता है, जिम्मेदारी का एहसास, अनुशासन। लेकिन हाँ, जीवन की शुरुआत थोड़ी धीमी या संघर्ष वाली भी हो सकती है। और राहु केतु, ये तो हमेशा रहस्यमयी लगते हैं। हाँ, छाया ग्रह हैं। राहु अगर पहले भाव में हो तो व्यक्ति को थोड़ा अलग हटके सोचने वाला, महत्वाकांक्षी, शायद थोड़ा रहस्यमयी भी बना सकता है। उसे दुनियावी चीजों की बहुत चाह हो सकती है। और केतु? केतु इसके विपरीत थोड़ा डिटैचमेंट दे सकता है, आध्यात्मिक झुकाव, इंट्यूशन पावर, लेकिन कभी कभी खुद को लेकर कंफ्यूजन या एक अनिश्चितता की भावना भी। तो हर ग्रह अपना अलग रंग डालता है। जी हाँ। अच्छा, ये पहला भाव क्या कुंडली के दूसरे हिस्सों से भी कनेक्ट होता है, जैसे पैसे, करियर वगैरह? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कुंडली के सारे भाव एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले भाव का संबंध दूसरे भाव से, जो धन और वाणी का है, ये बताता है कि व्यक्ति अपने पहचान और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल पैसा कमाने या अपनी बात कहने में कैसे करेगा। अच्छा। अगर 10वें भाव यानी कर्म स्थान से जुड़ा है तो ये करियर में पहचान, प्रोफेशन की दिशा दिखाता है। ये कनेक्शन बताते हैं कि हमारा मैं जीवन के बाकी हिस्सों को कैसे प्रभावित करता है। जानकारी में कुछ चुनौतियां या नेगेटिव इफेक्ट्स की भी बात है, जैसे अगर पहले भाव पर
कोई अशुभ असर हो। हाँ बिल्कुल, अगर पहले भाव पर या लग्नेश पर अशुभ ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु का बुरा प्रभाव हो, उनकी दृष्टि हो, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं या जीवन में रुकावटें महसूस हो सकती हैं। और अगर लग्नेश खुद ही कमजोर हो, मतलब नीच का हो या कहीं बुरी स्थिति में हो। हाँ, अगर लग्नेश ही वीक है तो व्यक्ति का ओवरऑल कॉन्फिडेंस, उसकी हेल्थ, उसकी निर्णय लेने की क्षमता, इन सब पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि लग्नेश तो पूरी कुंडली का आधार है एक तरह से। लेकिन क्या इसका कुछ किया जा सकता है? मतलब जानकारी में कुछ उपाय भी बताए गए हैं? हाँ, कुछ जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे जो लग्नेश ग्रह है उसे मजबूत करने के उपाय किए जा सकते हैं। कैसे? उसके मंत्र जाप से, उससे जुड़े दान करके या उसके रंग इस्तेमाल करके। दूसरा, क्योंकि ये शरीर का भाव है तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। हाँ, ये तो लॉजिकल है। और तीसरा, आत्म जागरूकता बढ़ाना, सेल्फ अवेयरनेस, शायद ध्यान या मेडिटेशन के जरिए। मूल बात है अपने स्व को, अपनी पहचान को समझना और उसे बैलेंस करना। तो संक्षेप में कहें तो पहला भाव हमारी ज्योतिषीय कुंडली का आईना है। ये बताता है कि हम कौन हैं, दुनिया हमें कैसे देखती है और हमारी जीवन शक्ति कैसी है। बिल्कुल, लग्न, लग्नेश और यहाँ बैठे ग्रह, ये सब मिलकर हमारे जीवन की कहानी का, आप कह सकते हैं, पहला पन्ना लिखते हैं। और ये पन्ना सिर्फ हमारे बारे में नहीं, बल्कि ये भी तय करता है कि हम दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे। सही कहा। इस भाव की एनर्जी को समझना और उसे पॉजिटिव दिशा देना हमारे पूरे जीवन के अनुभव को सच में बेहतर बना सकता है। ये हमारे अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। वाकई, ये भाव तो सीधे सीधे उस गहरे सवाल से जुड़ा है, मैं कौन हूँ? यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या अपने लग्न और पहले भाव की गहराइयों को समझना खुद को बेहतर जानने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है? नमस्कार, आज हम एक बड़े दिलचस्प ज्योतिषीय विषय पर बात कर रहे हैं। जी। वैदिक ज्योतिष में जब सूर्य यानी सूरज जन्म कुंडली के पहले घर में होता है, लग्न भाव में। हाँ, लग्न भाव, ये बहुत ही खास स्थिति है। हमारे पास एक विश्लेषण भी है, सूर्य पहले भाव में, व्यक्तित्व का प्रकाश। तो इसी के आधार पर आज हम इस विषय की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और देखिए, ज्योतिष में सूर्य का महत्व तो हम जानते ही हैं। आत्मा है, आत्मविश्वास, पिता, सरकार, नेतृत्व, मतलब ग्रहों का राजा माना गया है इसे। सही कहा, राजा। और जब ये राजा कुंडली के पहले ही घर में बैठ जाए, जो सीधा हमसे जुड़ा है, हमारी पहचान से, हाँ, हमारे व्यक्तित्व से, दुनिया हमें कैसे देखती है, उस सब से, तो जाहिर है इसका असर बहुत गहरा होता है। तो क्या ये मान लें कि ऐसे में व्यक्ति का मैं, उसकी अपनी पहचान, वही उसकी जिंदगी का फोकस बन जाता है? हाँ, ये विश्लेषण बिल्कुल यही कहता है। जैसे सूर्य ना व्यक्ति की आत्मा और पहचान को बिल्कुल सामने ले आता है, स्टेज पर सबसे आगे। अच्छा। इसीलिए अक्सर ऐसे लोग आपको बड़े करिश्माई, आत्मविश्वासी लगेंगे, उनमें एक अलग सा खिंचाव होता है। ध्यान खींचने वाले। तो इसके पॉजिटिव पहलू क्या-क्या हैं? सिर्फ कॉन्फिडेंस या कुछ और भी? देखिए, आत्मविश्वास तो है ही, वो तो मतलब कोर है। लेकिन विश्लेषण बताता है कि इनमें एक नेचुरल लीडरशिप होती है। ओह, नेचुरल। हाँ, पद मिले ना मिले, उनके स्वभाव में ही नेतृत्व झलकता है। चेहरे पर एक तेज, कह सकते हैं, खास किस्म का ऑरा। अच्छा। और वो अपनी राह खुद बनाना चाहते हैं। स्वतंत्र सोच होती है, फैसले लेने में काफी दृढ़ होते हैं। और सरकारी क्षेत्रों में सफलता की बात भी थी शायद? जी हाँ, क्योंकि सूर्य सरकार का भी कारक है, तो उधर झुकाव या सफलता की संभावना देखी जाती है। पिता के साथ कैसा रहता है रिश्ता? सूर्य पिता का भी तो कारक है। हाँ, अक्सर पिता का प्रभाव मजबूत होता है, या तो वो प्रेरणा स्रोत होते हैं या जीवन में उनका रोल बड़ा अहम रहता है। और एक और बात, ईमानदारी और सच बोलना, ये भी अक्सर इनके व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। चलिए, ये तो ही अच्छी बातें, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ चुनौतियां या कहें नेगेटिव ट्रेंड्स भी होंगे। विश्लेषण में इसका जिक्र है? बिल्कुल है, और सबसे कॉमन है अहम, मतलब ईगो। सूर्य की ज्यादा ऊर्जा कभी-कभी वो मैं ही सही हूँ वाली सोच दे सकती है। हाँ, जो रिश्तों में दिक्कतें ला सकती है। जी बिल्कुल। और अगर कुंडली में सूर्य, मान लीजिए राहु या शनि जैसे ग्रहों से पीड़ित हो, तो गुस्सैल स्वभाव भी देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य पर भी कुछ असर? हाँ, विश्लेषण इशारा करता है सिर दर्द, आंखों की दिक्कतें या बॉडी हीट बढ़ना, जिसे पित्त कहते हैं, ऐसी चीजों की तरफ। और पिता से मतभेद, ये कब होता है? ये तब हो सकता है जब सूर्य कमजोर हो, जैसे तुला राशि में नीच का हो या किसी शत्रु ग्रह से देखा जा रहा हो।
तब पिता से संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। अच्छा। और एक और चीज, ये लोग कभी-कभी दूसरों की सलाह को उतनी आसानी से नहीं मानते, थोड़ा नजरअंदाज करने की टेंडेंसी हो सकती है। तो ये सारी बातें इस पर निर्भर करती हैं कि सूर्य कुंडली में कितना बलवान है या कमजोर। एकदम सही। ये सिर्फ जनरल ट्रेंड्स है। असल परिणाम तो सूर्य किस राशि में है, किसके साथ है, कौन देख रहा है, इन सब बातों पर निर्भर करेगा। सही। तो इन सब गुणों और चुनौतियों को देखते हुए ऐसे व्यक्ति का जीवन पथ, उसका कर्म किस तरफ जाता है? विश्लेषण कहता है कि इन्हें अक्सर जीवन में लीड करने के मौके जल्दी मिलते हैं। अच्छा, बचपन से ही? जरूरी नहीं बचपन से, पर हाँ, बाकियों की तुलना में जल्दी, चाहे छोटे ग्रुप में हो या बड़े लेवल पर। इनकी मुख्य ड्राइविंग फोर्स होती है अपनी पहचान बनाना, सम्मान पाना। तो एक तरह से इनका कर्म ही बन जाता है लीड करना, रास्ता दिखाना, आदर्श बनना। जैसे सूर्य रोशनी देता है ना, वैसा ही कुछ। और क्या ये लोग सच में भीड़ में अलग नजर आते हैं? अनुभव कैसा रहता है इनका? अक्सर हाँ, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि लोग उनकी तरफ खिंचते हैं, उन्हें लीडर मानते हैं, सम्मान पाने की इच्छा बहुत तीव्र होती है। अच्छा। अंदर से काफी कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं, पर शर्त वही है, सूर्य अच्छी स्थिति में हो, जैसे अपनी राशि सिंह में या मेष में उच्च का। और अगर कमजोर हो तो फिर यही स्थिति उलट सकती है। या तो आत्मविश्वास की भारी कमी होगी, या फिर बाहर से बहुत अहंकार दिखाएंगे पर अंदर से खोखलापन महसूस करेंगे। ये तो बहुत बारीक बात है। तो क्या संतुलन बनाने के लिए कुछ उपाय भी हैं? जी हाँ, विश्लेषण में कुछ पारंपरिक उपाय सुझाए गए हैं, जैसे सुबह सूर्य नमस्कार करना, योग वाला। हाँ, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, रविवार को सूर्य से जुड़ी चीजें जैसे गुड़, गेहूं का दान करना, और सबसे जरूरी पिता और गुरु जैसे लोगों का आदर करना, क्योंकि सूर्य इनका भी कारक है। सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी होगा फिर। आंखें, सिर। बिल्कुल, आंखों और सिर का खास ध्यान रखना और सच बोलना, सत्य का पालन करना भी सूर्य को बल देता है। कुछ लोग तांबे का इस्तेमाल भी करते हैं, पर वो कुंडली दिखाकर ही तय करना चाहिए। तो कुल मिलाकर सूर्य का पहले घर में होना एक शक्तिशाली स्थिति है। ये आपको जन्मजात नेता बना सकती है, प्रभावशाली व्यक्तित्व दे सकती है। जी, लेकिन अहंकार पर काबू रखना और सूर्य की ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पिता और गुरुओं का सम्मान भी इसमें मदद करता है। सही कहा। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी जरूर। अगर किसी व्यक्ति में नेतृत्व की ये स्वाभाविक क्षमता है, ये एहसास कि वो लीड कर सकता है, भले ही वो चाहे या ना चाहे, तो ये जानकारी उसके रोजमर्रा के व्यवहार और जिम्मेदारियों को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकती है? इस पर सोचिएगा सर। नमस्कार। आज ज्योतिष के एक काफी दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे। बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, जब जन्म कुंडली के पहले भाव में हो तो क्या होता है? हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है कुछ लेखों से, तो कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें समझें। सुना है कि ऐसा व्यक्ति मतलब एक तरह से ज्ञान का चलता फिरता प्रतीक बन जाता है। देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, ये बात काफी हद तक सही मानी जाती है। देखिए, पहला भाव लग्न, वो स्वयं का स्थान है ना। हाँ। और बृहस्पति है ज्ञान, भाग्य, विस्तार का ग्रह। हाँ। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति का जो बिल्कुल कोर नेचर है वो ही ज्ञानी, आशावादी और आप कह सकते हैं नैतिक बन जाता है। ये उनके वजूद का आधार सा बन जाता है। तो अच्छा, तो फिर ऐसे व्यक्ति में क्या खास गुण या कह लें निशानियां होती हैं? लेखों में चेहरे पर एक शांत मुस्कान का जिक्र है और आंखों में एक समझदारी वाली चमक। क्या लोग वाकई उन्हें ज्यादा समझदार मानते हैं सहज रूप से? बिल्कुल, वो जो शांत मुस्कान की बात आपने की ना, वो अक्सर इसी अंदरूनी ज्ञान और एक पॉजिटिव सोच का बाहरी रूप मानी जाती है। लोग हाँ स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ खींचते हैं गाइडेंस के लिए, जैसे उन्हें पता हो कि हाँ इस व्यक्ति को जीवन की गहरी समझ है। ज्ञान और भाग्य तो ठीक है, पर इन सोर्सेज में बृहस्पति की दृष्टि मतलब उसके एस्पेक्ट्स पर भी काफी जोर है। पहले भाव से वो 5वें घर को देखता है, संतान, बुद्धि वाला। हाँ, 5वां और 7वां भी। 7वां यानी जीवन साथी, साझेदारी। और 9वां भाव भी भाग्य, धर्म, हायर एजुकेशन। सही, बिल्कुल सही। तो बृहस्पति की दृष्टि का मतलब ही यही है कि जीवन के इन जरूरी हिस्सों पर एक शुभ, एक पॉजिटिव असर पड़ता है। तो इससे जैसे अच्छी संतान या होशियार छात्र होने की संभावना, अच्छा, समझदार जीवन साथी मिलने की संभावना और भाग्य का साथ, ये सब बढ़ जाता है।
मतलब जीवन में ज्ञान, भाग्य और रिश्तों में एक बैलेंस सा आ जाता है। ये दिलचस्प है। व्यक्तित्व के अलावा शारीरिक बनावट के बारे में भी कुछ कहा गया है लेखों में, जैसे थोड़ा भरा हुआ शरीर, गोल चेहरा, शांत आंखें, कुछ ऐसा। हाँ, अक्सर ये देखा जाता है। थोड़ा हेल्दी बिल्ड, गोल चेहरा और आंखों में एक ठहराव, एक गंभीरता। और यही स्थिरता सिर्फ पर्सनालिटी में नहीं, बल्कि उनके जीने के तरीके में भी दिखती है। जैसे पैसे के मामले में देखें, ये लोग अक्सर टीचिंग, कंसल्टिंग, लॉ या मैनेजमेंट जैसे फील्ड से जुड़े होते हैं। धीरे धीरे लेकिन लगातार तरक्की करते हैं। अच्छा, मतलब सडन वेल्थ वाला मामला नहीं है। नहीं, ज्यादातर नहीं। मेहनत और काबिलियत से पैसा बनता है और खर्च भी बड़ा बैलेंस्ड होता है। न ज्यादा फिजूल खर्ची, न कंजूसी। एक स्थिरता रहते हैं। स्थिरता तो है, लेकिन एक और बहुत चौंकाने वाली बात भी है इन लेखों में। वो है दैवीय सुरक्षा की। एक 70 के दशक की प्लेन क्रैश की घटना का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो घटना काफी जानी जाती है ज्योतिष के सर्कल्स में। बताया गया है कि उस हादसे में काफी लोगों की जान गई थी, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी कुंडली में बृहस्पति पहले भाव में उच्च का था। उच्च का मतलब अपनी सबसे अच्छी स्थिति में। हाँ, एक्सॉल्टेड, सबसे शक्तिशाली और शुभ। तो वो व्यक्ति कथित तौर पर बिना किसी खरोच के बच गया। अरे, ये तो कमाल की बात है। इसकी क्या वजह बताई जाती है? इसे बृहस्पति की प्रोटेक्शन पावर के तौर पर देखा जाता है, खासकर जब वो मजबूत हो और उसकी दृष्टि 9वें भाव यानी भाग्य स्थान पर हो। माना ये जाता है कि व्यक्ति के अच्छे कर्म और बृहस्पति का बल ये मिलकर एक तरह का अदृश्य रक्षा कवच, शील्ड जैसा बना देते हैं। एक शील्ड? हाँ, ये दिखाता है कि मुश्किल समय में ये ग्रह स्थिति मददगार हो सकती है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर बृहस्पति कमजोर हो या अशुभ स्थिति में हो, तब क्या? बिल्कुल सही सवाल। तब यही ज्ञान जो अच्छी स्थिति में वरदान है, वो अहंकार बन सकता है। व्यक्ति में वो मैं ही सब जानता हूँ या मैं ही सही हूँ वाली फीलिंग आ सकती है। अच्छा। इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, जाहिर है। और सेहत के लिहाज से देखें तो मोटापा या लिवर से जुड़ी परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। तो क्या इसके लिए कोई उपाय, कोई बैलेंसिंग एक्ट भी बताए गए हैं? हाँ, कुछ आसान उपाय सुझाए गए हैं, जैसे गुरुवार को पीला रंग पहनना या दान करना, गुरु मंत्र का जाप करना, जैसे ओम ब्रिंग बृहस्पतिये नमः। पर सबसे जरूरी उपाय माना गया है गुरुओं का, शिक्षकों का और बड़ों का आदर करना। गुरु का सम्मान। हाँ, कहते हैं कि जब बृहस्पति कमजोर हो और वो अहंकार वाली बात हावी होने लगे, तब शायद ये उपाय ज्यादा जरूरी हो जाते हैं आत्मचिंतन के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखें, बृहस्पति पहले भाव में, इसका सार क्या निकला? ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जीवन में एक गाइड, एक टीचर की भूमिका निभा सकता है। रक्षा वाली बात, ये इस योग के मुख्य बिंदु हैं। जीवन को एक दिशा मिलती है, एक ठहराव मिलता है। लेकिन जैसा हमने कहा, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है, ताकि ज्ञान विनम्रता के साथ रहे, अहंकार में न बदले। अक्सर ऐसे लोगों में गहरी समझ, एक फिलॉसफिकल सोच और आध्यात्मिक झुकाव भी पाया जाता है। लेखों का एक निष्कर्ष बड़ा पावरफुल है। अगर गुरु पहले भाव में है, तो समझ लो भगवान ने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। मतलब ये व्यक्ति न सिर्फ खुद संभलता है, बल्कि दूसरों को भी संभालने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। और यहीं एक सोचने वाली बात भी उठती है, जिसका इशारा सूत्रों में भी है, कि ये जो दैवीय सुरक्षा की बात है, ये व्यक्ति के अपने कर्मों से कैसे जुड़ी है ना? और कोई इस आशीर्वाद को, इस ब्लेसिंग को कैसे बनाए रख सकता है, ये शायद आगे की खोज का, आगे सोचने का विषय हो सकता है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह की, और वो भी जब वो कुंडली के पहले भाव में हो। जी नमस्कार। पहला भाव यानी लग्न। हाँ, लग्न। हमारे पास कुछ ज्योतिषीय लेख हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई, जब बुद्धि और वाणी का ग्रह मतलब बुध व्यक्तित्व के पहले घर में आता है तो होता क्या है। बिल्कुल। देखिए, पहला भाव है मैं। हाँ। हमारा स्वभाव, हमारी काया, हमारी सोच, दुनिया हमें कैसे देखती है, वो सब। और बुध है इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, लॉजिक, सीखने की क्षमता, मजाक, व्यापार, सब कुछ। तो जब ये दोनों मिलते हैं, बुध और पहला भाव, हाँ, तो ये सारे गुण, ये बुध वाले गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसकी पहचान का एक जरूरी हिस्सा बन जाते हैं। और कुछ लेख तो ऐसा भी कहते हैं कि ऐसे लोग
चलते फिरते क्या कहें, गूगल जैसे होते हैं, जानकारी भरपूर और बोलने में माहिर। हाँ, ये उपमा काफी इस्तेमाल होती है। तो चलिए देखते हैं ये लेख क्या मुख्य बातें बताते हैं, इसके प्रभाव अच्छे और शायद उतने अच्छे नहीं वो पहलू। जरूर। तो सबसे पहली बात जो इन लेखों में बार बार आ रही है वो है तेज दिमाग, शार्प माइंड। जी। चीजों को जल्दी समझना, और ये सिर्फ समझना नहीं बल्कि तेजी से समझना। एक लेख कहता है कि ये सिर्फ आईक्यू की बात नहीं है, बल्कि विचारों को जोड़ने की, पैटर्न पहचानने की रफ्तार है। अच्छा। मतलब रट्टू तोता नहीं, बल्कि स्मार्ट थिंकिंग, कनेक्ट करने वाला दिमाग, और कम्युनिकेशन स्किल्स, संवाद। उसके बारे में क्या है? क्या सिर्फ अच्छा बोलते हैं? बढ़िया सवाल। लेख बताते हैं कि ये सिर्फ अच्छा बोलना भर नहीं है, ये अपनी बात को असरदार तरीके से रखना है। वो चाहे कोई बहस हो, प्रेजेंटेशन हो, या बस दोस्तों में गपशप। ये लोग शब्दों से अपनी जगह बना लेते हैं। और हाँ, एक सूत्र ये भी कहता है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर वो भी कमाल का होता है। अच्छा। जी। मुश्किल बात को भी हल्के फुल्के ढंग से कह देना, जिससे लोग कनेक्ट करते हैं, खिंचते हैं उनकी तरफ, है ना? दिलचस्प। और मल्टीटास्किंग का जिक्र भी है, एक साथ कई काम करना। क्या सारे लेख इसे अच्छा मानते हैं, या कहीं कहीं फोकस बिगड़ने का डर भी रहता है? बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। ज्यादातर लेख तो इसे पॉजिटिव ही मानते हैं, खासकर आज की दुनिया में ये जरूरी भी है। हाँ, वो तो है। और ये लोग अक्सर टेक सेवी भी होते हैं, नई तकनीक, नए ट्रेंड्स, उनमें रुचि रखते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लेख इशारा करते हैं कि अगर बुध पर मान लीजिए कुछ और ग्रहों का वैसा प्रभाव हो, ठीक ना हो, तो ये मल्टीटास्किंग कभी-कभी ध्यान भटकने का कारण बन सकती है, या किसी एक चीज में गहराई तक ना जा पाना, वो भी हो सकता है। समझ गई। अच्छा, एक उदाहरण भी दिया है स्रोतों में, निखिल का। वो स्कूल में तेज जवाब देता है, कॉलेज फेस्ट होस्ट करता है, इंटरव्यू में कमाल करता है। हाँ, निखिल वाला उदाहरण। और दोस्तों के लिए तो वो हर मर्ज की दवा है, मोबाइल से लेकर रेज्यूमे तक। ये उदाहरण तो काफी अच्छे से समझाता है ना? बिल्कुल। निखिल का उदाहरण दिखाता है कि बुध की ये ऊर्जा जीवन के हर पहलू में कैसे दिखती है। पढ़ाई, सोशल लाइफ, करियर, सब में वो अपनी बुद्धि और वाणी से अवसर बनाता है। लेख यही कहते हैं कि पहले भाव का बुध व्यक्ति की पहचान ही स्मार्ट और संवादी बना देता है। तो फिर करियर के लिहाज से क्या लेख किसी खास फील्ड पर जोर देते हैं? कई संभावनाएं बताते हैं। ज्यादातर वो फील्ड्स जहां दिमाग चले, बात करनी पड़े और थोड़ी तकनीक भी हो, जैसे मार्केटिंग, मीडिया जर्नलिज्म हो, कंटेंट क्रिएशन हो, यूट्यूब वगैरह। सेल्स, कंसल्टिंग, लिखना, ट्रांसलेशन, टेक में भी कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग, गणित या फाइनेंस से जुड़े काम भी, जैसे अकाउंटिंग या डेटा एनालिसिस। अच्छा। कुछ लेख तो यात्रा, टूरिज्म का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि बुध घूमने फिरने से भी जुड़ा है और वहां भी संवाद जरूरी है। सीधी बात यह है कि जहां विचारों और शब्दों की कीमत हो, वहां ये कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, पर अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। अगर बुध कमजोर हो, या जैसा लेखों में है कि राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों से पीड़ित हो, तब क्या नेगेटिव पहलू हैं? हाँ, और स्रोत इस बारे में बताते हैं। कमजोर या पीड़ित बुध वो ओवरथिंकिंग दे सकता है, मतलब बहुत ज्यादा सोचना, बेवजह चिंता करना। ओह। कुछ लेख कहते हैं कि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोल सकता है, कभी-कभी बिना सोचे। मन में एक अस्थिरता सी रहती है, जल्दी बोर हो जाना या फैसला लेने में मुश्किल होना। और क्या ऐसा भी हो सकता है, जैसे कभी-कभी सुनने में आता है कि थोड़ी चालाकी या बातें घुमाने की आदत अगर पीड़ित हो तो? स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, कुछ लेख इस संभावना की ओर इशारा करते हैं। जब बुध की पॉजिटिव एनर्जी, मतलब तर्क और साफ संवाद, ब्लॉक होती है, तो वो नेगेटिव रूप ले सकती है, जैसे अपनी चतुराई का गलत इस्तेमाल करना, बातों को तोड़ मरोड़ देना या धोखा। पर ये एक्सट्रीम केसेस हैं और ये पूरी कुंडली पर निर्भर करता है। शोध हमेशा कहते हैं कि पूरी पिक्चर देखो, सिर्फ एक ग्रह से सब तय नहीं होता। सही बात है। तो इन संभावित नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए क्या कुछ उपाय भी बताए गए हैं इन लेखों में? जी, कुछ पारंपरिक उपाय हैं, जैसे बुधवार को हरी चीजें दान करना, साबुत मुंह हो, हरा कपड़ा हो, गाय को हरा चारा खिलाना। अच्छा। और बुध का मंत्र जाप, ओम ब्राम भ्रीम ब्रौं सह बुधाय नमः। रत्न की बात करें तो पन्ना पहनने का सुझाव है, पर साथ में बड़ी चेतावनी भी। क्या? कि बिना किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह के बिल्कुल ना पहने, क्योंकि रत्न का असर बहुत गहरा होता है। हाँ, ये जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर इन लेखों का सार देखें तो पहले भाव में बुध, मतलब दिमाग प्लस जुबान इज इक्वल्स टू सफलता का सूत्र।
ऐसा कुछ? हाँ, काफी हद तक ये लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल से दुनिया पर असर डाल सकते हैं, छाप छोड़ सकते हैं। शब्दों की ताकत होती है इनके पास। बिल्कुल, शब्दों की ताकत। पर जैसा हमने बात की, स्रोतों के मुताबिक अगर बुध पीड़ित हो तो यही शब्द कन्फ्यूजन या परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं। तो संतुलन और जागरूकता बहुत जरूरी है। और अंत में एक विचार जो एक स्रोत में मिला वो मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर गया। लिखा था, बुध पहले घर में हो तो व्यक्ति का जीवन खुद एक किताब बन जाता है और वो किताब सबको पढ़नी पसंद आती है। वाह! इस पे सोचा जा सकता है कि कैसे हमारी बातें, हमारी बुद्धि असल में हमारे जीवन की कहानी लिखती हैं। बहुत ही गहरा विचार है सच में। जय बुद्धदेव। नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात कर रहे हैं। जब किसी की कुंडली के पहले ही घर में, मतलब लगन में चंद्रमा विराजमान हो, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये स्थिति किसी इंसान के मिजाज को, उनकी जिंदगी को कैसे एक खास रंग देती है। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इस योग वाले व्यक्ति के दिल को, उनके मन को, उनके अनुभवों को थोड़ा करीब से समझें। एक जगह लिखा भी था कि पहले घर में चंद्रमा हो तो चेहरा नहीं, दिल बोलता है। क्या बात है, बहुत खूब कहा। तो चलिए इसी दिल की आवाज को सुनते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात, ये लोग होते कैसे हैं? जो सामग्री देखी उसमें तो लगता है कि भावनाएं बहुत होती हैं इनमें। हाँ बिल्कुल। हंसी भी जल्दी, आंसू भी जल्दी। हाँ, ये सही है। देखिए, पहला घर यानी लग्न, वो हमारा खुद का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा शरीर, हमारा स्वभाव, हमारी पहचान। और चंद्रमा है मन, भावनाएं, माँ का कारक। तो जब मन का स्वामी चंद्रमा व्यक्तित्व के घर में आकर बैठ जाता है तो जाहिर है भावनाएं ही उस इंसान की पहचान बन जाती हैं। मतलब उनका पूरा वजूद ही उनकी फीलिंग से जुड़ जाता है। हाँ, एक तरह से उनका स्वभाव बहुत संवेदनशील हो जाता है। हाँ, और ये भी सामने आया कि माँ से रिश्ता अक्सर बहुत गहरा होता है। बिल्कुल, चंद्रमा माँ का नैसर्गिक कारक है। पहले घर में होने से माँ का प्रभाव जीवन पर और व्यक्तित्व पर काफी गहरा हो सकता है। और ये दूसरों का दर्द महसूस करने वाली बात, सहानुभूति। बहुत ज्यादा। ये बहुत एम्पैथिक होते हैं, दूसरों की पीड़ा को आसानी से समझ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। अच्छा, दिखने में भी कुछ खास बताया गया है? सामग्री में चेहरे को गोल, शांत, चांद जैसा कहा है। हाँ, अक्सर ऐसा देखा जाता है। चेहरे पर एक सौम्यता, एक शीतलता दिखती है। आंखें भी एक्सप्रेसिव हो सकती हैं। लेकिन क्या ये हमेशा शांत रहते हैं? क्योंकि जानकारी में मूड स्विंग्स या मन की अस्थिरता का भी जिक्र था। हाँ, वो चंद्रमा के स्वभाव का ही एक हिस्सा है। जैसे चांद घटता बढ़ता है, पूर्णिमा, अमावस्या, वैसे ही इनके मूड में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कभी एकदम खुश, उत्साही, तो कभी अचानक से शांत या थोड़े उदास। अच्छा, ये इस पर भी निर्भर करता है कि चंद्रमा किस राशि में है, कितना मजबूत है कुंडली में। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए कर्क राशि में है, जो चंद्रमा की अपनी राशि है, तो भावनाएं और गहरी होंगी, शायद ज्यादा केयरिंग नेचर हो। और अगर कहें कि वृश्चिक राशि में हो, जहां चंद्रमा नीच का माना जाता है, तो वही भावनाएं थोड़ी तीव्र, थोड़ी उथल-पुथल वाली या रहस्यमयी हो सकती हैं। दिलचस्प है। अच्छा, एक और बात थी, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि, वो सीधे 7वें घर पर पड़ती है। हाँ बिल्कुल। इसका रिश्तों पर क्या असर होता है? 7वां घर तो पार्टनरशिप का होता है ना? सही। 7वां घर है आपके जीवन साथी का, आपके करीबी रिश्तों का, पार्टनरशिप्स का। चंद्रमा मन है, भावनाएं हैं। जब उसकी दृष्टि 7वें घर पे पड़ती है तो ये लोग रिश्तों में बहुत ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं, गहराई ढूंढते हैं रिश्तों में, अपने पार्टनर से एक इमोशनल बॉन्डिंग चाहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, मजबूत रिश्ते। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। पर इसमें एक चुनौती भी है। वो क्या? अगर चंद्रमा कमजोर हो या उस पर राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों का बुरा असर हो, जिसे हम ज्योतिष में पीड़ित होना कहते हैं, तो यही भावनाएं, यही संवेदनशीलता चिंता का रूप ले सकती है, वहम पैदा कर सकती है, रिश्तों में असुरक्षा या अकेलेपन का डर दे सकती है। ओह अच्छा, समझ गई। तो ये पहलू भी देखना जरूरी है। बिल्कुल, कुंडली का पूरा विश्लेषण जरूरी है। अब अगर जिंदगी की घटनाओं या रुझानों की बात करें तो क्या खास दिखा? जानकारी में एक अंजलि जैसा उदाहरण था, जो भावुक है, कला पसंद है। हाँ, वो उदाहरण बिल्कुल सही बैठता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग कला, संगीत, लेखन या किसी भी रचनात्मक काम की तरफ खिंचते हैं जहां भावनाओं की अभिव्यक्ति हो सके। इंट्यूशन के बारे में भी कुछ था, पूर्वाभास। हाँ,
इनकी इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान या अंदर की आवाज काफी तेज हो सकती है, गट फीलिंग जिसे कहते हैं। और रिश्तों में कैसे साथी बनते हैं ये? बहुत प्यार देने वाले, वफादार, देखभाल करने वाले, क्योंकि वो खुद भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं तो देते भी हैं। एक बात और थी जिसने मुझे चौंकाया, वो दैवीय सुरक्षा वाली बात, कि मुश्किलों में इन्हें ऐसा अनुभव हो सकता है। हाँ, ये एक दिलचस्प अवलोकन है। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा मन है और पहला घर आप स्वयं हैं। जब चंद्रमा लग्न में शुभ स्थिति में हो, मजबूत हो, तो वो एक तरह का आंतरिक बल देता है, एक विश्वास। शायद इसी को लोग मुश्किल हालात में एक दैवीय मदद या सुरक्षा के तौर पर महसूस करते हैं, एक तरह का कवच। तो ये गहरी भावनाएं और सहानुभूति तो इनकी खूबी हुई, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है ना? बिल्कुल होता है। जानकारी में चुनौतियों का भी जिक्र था। हाँ, क्योंकि ये इतने संवेदनशील होते हैं तो भावनात्मक रूप से चोट भी जल्दी लग सकती है। छोटी सी बात दिल पे ले लेना, बहुत ज्यादा सोचना, मतलब ओवर थिंकिंग, किसी बात को पकड़कर सोचते रहना। नींद की समस्या या अकेलेपन का डर। हाँ, ये भी हो सकता है, खासकर अगर चंद्रमा कमजोर हो या पीड़ित, मन शांत नहीं रहेगा तो नींद में दिक्कत आ सकती है और अकेलेपन का डर भी महसूस हो सकता है। तो करियर के लिहाज से कौन से क्षेत्र अच्छे रहते हैं इनके लिए, जहां शायद ये भावनाएं काम आए? बिल्कुल, ऐसे क्षेत्र जहां देखभाल, सहानुभूति या रचनात्मकता की जरूरत हो, जैसे नर्सिंग, टीचिंग, काउंसलिंग या मनोविज्ञान। कला, संगीत, लेखन, इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जहां लोगों से जुड़ना हो, उनकी जरूरतें समझनी हो। को लगे कि उनका चंद्रमा कमजोर है या उन्हें ये चुनौतियां महसूस हो रही हैं, तो क्या जानकारी में कुछ उपाय भी बताए गए थे? हाँ, कुछ पारंपरिक ज्योतिषीय उपाय सुझाए गए थे, जैसे सोमवार को सफेद कपड़े पहनना या सफेद चीजों का दान करना, शिवजी की आराधना करना, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना। शिवजी क्यों? क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवजी ने ही चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करके उनके क्षय होने को रोका था, तो शिवजी चंद्रमा के आराध्य माने जाते हैं। इसके अलावा ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना भी चंद्रमा को बल देता है। और एक बहुत जरूरी बात थी माँ के बारे में। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, अपनी माँ का सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना। ज्योतिष में चंद्रमा माँ का कारक है, तो माँ के साथ आपका रिश्ता कैसा है, ये सीधे आपके चंद्रमा की स्थिति पर असर डालता है। माँ का आशीर्वाद चंद्रमा को बल देता है। ये सिर्फ भावनात्मक सलाह नहीं, एक गहरा ज्योतिषीय उपाय है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ। तो कुल मिलाकर देखें तो पहले घर में चंद्रमा वाले लोग वो मूल रूप से दिल से जीते हैं, सही कहा। अपनी भावनाओं और सहानुभूति के जरिए ही दुनिया से जुड़ते हैं। इनके लिए शायद सबसे जरूरी है अपने मन को, अपने मूड्स को समझना और संभालना, खासकर अगर चंद्रमा की स्थिति थोड़ी कमजोर हो। बिल्कुल सही। जैसा कि एक स्रोत में वो खूबसूरत पंक्ति थी ना, चंद्रमा पहले भाव में है तो जीवन एक कविता बनता है, जिसमें कभी इश्क है, कभी आंसू और कभी आत्मा की शांति। वाह। और आगे जो कहा गया वो और भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपने मन को समझ लें, उसे साध लें, तो इस जीवन में कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकता। ये बात वाकई सोचने लायक है, अपने मन को साधना। हाँ, यही कुंजी है, अपनी भावनाओं को ताकत बनाना, कमजोरी नहीं। बहुत खूब। ये चर्चा वाकई बहुत जानकारी भरी रही। जय चंद्रदेव। नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े मायावी ग्रह राहु पर बात कर रहे हैं। जी। और खास तौर पर तब जब वो कुंडली के पहले ही भाव में बैठा हो। बिल्कुल। हमारे पास जो ज्योतिषीय लेख हैं वो इसी स्थिति का मतलब काफी गहराई से विश्लेषण करते हैं कि पहले घर का राहु पहचान, व्यक्तित्व और जिंदगी की दिशा पर क्या असर डालता है। हाँ, और हमारा मकसद भी यही समझना है कि ये स्थिति पहचान को इतना रहस्यमयी क्यों बना देती है। एक सोर्स में तो लिखा है जिसकी कुंडली में राहु पहले भाव में हो वो आम इंसान नहीं होता। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो शुरू करने के लिए ये राहु है क्या असल में? देखिए, संक्षेप में कहें तो राहु एक छाया ग्रह है, मतलब कोई फिजिकल बॉडी नहीं है इसकी। ये ज्योतिष में माना जाता है भ्रम का, जुनून का, कुछ अलग असामान्यता का, विदेश जाने की इच्छा का, और सबसे बढ़कर किसी भी चीज को पाने की एक अतृप्त मतलब असीमित इच्छा, एक अति लालसा का प्रतीक। अच्छा, और पहला भाव वो तो स्वयं का होता है ना? हमारा व्यक्तित्व, शरीर, हमारा बेसिक नेचर। जी हाँ। तो जब राहु जैसा मतलब एक धुंधला सा ग्रह यहाँ आता है तो पहचान पर मतलब आइडेंटिटी पर ही
एक पर्दा सा पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुखौटा पहना हो। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ दुनिया के लिए नहीं होता। व्यक्ति खुद भी अक्सर इस उलझन में रहता है कि मैं असल में कौन हूँ। पहचान को लेकर ना एक गहरा कन्फ्यूजन या रहस्य सा बना रहता है। ये जो मुखौटा पहनने वाली बात है, ये एक तरह से अपनी असलियत या वो जो अपनी छुपी हुई पहचान होती है, जिसे साइकोलॉजी में शैडो सेल्फ कहते हैं, उससे बचने का तरीका भी हो सकता है। तो इस मुखौटे के पीछे का इंसान, वो कैसा होता है? सोर्स बताते हैं कि दिमाग तो बहुत तेज होता है, बिजली की तरह, लेकिन उसमें एक अजीब सी उथल-पुथल रहती है, कंफ्यूजन। हाँ, तेज मगर भ्रमित। और उनकी छवि भी कमाल की होती है, मतलब बहुत पोलराइजिंग। या तो लोग दीवाने हो जाएंगे या फिर सख्त नापसंद करेंगे। बीच का रास्ता कम ही होता है। अच्छा। और व्यक्तित्व में भी कई परतें होती हैं। कभी-कभी लगता है जैसे एक ही इंसान के कई चेहरे हों, रहस्यमयी। उनमें एक कशिश होती है, पर हाँ, थोड़ी अलग सी। ये कशिश वाली बात इंटरेस्टिंग है। क्या ये हमेशा पॉजिटिव होती है या इसमें कुछ डार्क साइड भी हो सकता है? बिल्कुल। ये आकर्षण हिप्नोटिक जैसा हो सकता है, पर कभी-कभी थोड़ा डरावना या अनकंफर्टेबल करने वाला भी। उनका व्यवहार भी काफी अप्रत्याशित, चीजें छुपाना, मिजाज का एकदम से बदल जाना। यहाँ तक कि फिजिकल अपीयरेंस में भी ये असामान्यता दिख सकती है। चेहरा या तो बेहद आकर्षक होगा या एकदम हटके। आंखें अक्सर गहरी, भेदने वाली सी हो सकती हैं। और बॉडी लैंग्वेज, उसमें भी शायद एक खास अंदाज होता होगा, एक स्वैग जो ध्यान खींचता है। हाँ, वो या तो बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है या थोड़ा उलझा हुआ सा। ये सब उसी मास्क का हिस्सा है ना? बाहर की दुनिया में फिट होने की कोशिश। लेकिन अंदर पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। एग्जैक्टली। वो भावना रहती है कि लोग मुझे समझें, पर कोई मुझे जान ना पाए। तो ये जो अंदरूनी कश्मकश है, ये बाहरी दुनिया में कैसे दिखती है? मतलब करते क्या है ऐसे लोग? सोर्सेस कुछ खास करियर की तरफ इशारा करते हैं? सही। ये जो नेचुरली मुखौटा पहनने या रूप बदलने की क्षमता है ना, ये अपने आप में एक अनोखा टैलेंट बन जाता है। तो जाहिर है, फिल्म, मीडिया, एक्टिंग जैसे फील्ड्स जहां किरदार निभाना होता है, वो इनके लिए काफी नेचुरल हो सकते हैं। और राजनीति भी, जहां एक पब्लिक इमेज बनानी पड़ती है। बिल्कुल, राजनीति भी। इसके अलावा जासूसी, हैकिंग या टेक के वो एरिया जहां पर्दे के पीछे काम करना होता है, या फिर विदेश से जुड़े मामले, गूढ़ विज्ञान यानी ऑकल्ट साइंसेज, इन सब में भी उनकी गहरी रुचि और क्षमता हो सकती है। अच्छा। यहाँ तक कि मेडिकल रिसर्च में भी, खासकर जहां कुछ नया, कुछ छुपा हुआ खोजने का काम हो। एक और बात कही गई है सोर्सेज में कि इनकी जिंदगी में अप्रत्याशित मोड़ बहुत आते हैं, जैसे किसी फिल्म का प्लॉट ट्विस्ट। हाँ, राहु का असर है ये। जिंदगी एक सीधी लाइन में नहीं चलती, उतार चढ़ाव, अचानक होने वाली घटनाएं, ये सब आम हो सकता है। और कुछ गहरे रहस्य भी होते हैं इनके साथ जुड़े। जैसे बचपन से ही एक आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस करना, परिवार से एक तरह का अलगाव, डिटैचमेंट महसूस होना, भले ही ऊपर से सब ठीक लगे। और अंदरूनी तौर पर क्या होता है? गजब की इंट्यूशन हो सकती है, मतलब साइकिक इंट्यूशन। दूसरों को समझने और अपनी बात मनवाने में, मैनिपुलेशन में माहिर हो सकते हैं। कुछ लोगों में तो चेहरा पढ़ने की कला, फेस रीडिंग, वो भी डेवलप हो जाती है, शायद अपनी इनसिक्योरिटीज से डील करने के लिए। लेकिन अगर राहु, जैसा ज्योतिष में कहते हैं, पीड़ित हो, तब क्या? पीड़ित से मतलब क्या है यहाँ? पीड़ित मतलब कुंडली में राहु पर दूसरे ग्रहों का नेगेटिव असर हो, या वो किसी कमजोर राशि में हो। ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं, जैसे मानसिक भ्रम, पहचान खो देना, नशे की लत, ओहो। रिश्तों में धोखा या टॉक्सिसिटी, फ्रॉड या इल्लीगल कामों में पड़ने का खतरा, और मेंटल इंस्टेबिलिटी भी। तो क्या पहले भाव के राहु के लिए कुछ तयशुदा बातें हैं, प्रिडिक्शंस, जो सोर्स बताते हैं? हाँ, कुछ चीजें हैं जो सोर्स कहते हैं कि अक्सर होती हैं। जैसे दुनिया उन्हें हमेशा मिस्टीरियस समझेगी। जिंदगी में या तो बहुत बड़ी फेम मिल सकती है या बड़ी बदनामी, मतलब एक्सट्रीम्स। विदेश जाने या बसने की बहुत तीव्र इच्छा रहती है। लव लाइफ भी आमतौर पर ट्रेडिशनल नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ असामान्य होता ही है। और अगर राहु शुभ हो, मतलब पॉजिटिव असर दे रहा हो? हाँ, अगर राहु पर अच्छे ग्रहों का असर हो या वो मजबूत हो, तो व्यक्ति में जनता को, मतलब मासेस को इन्फ्लुएंस करने की अद्भुत क्षमता आ सकती है। वो अपनी मिस्टीरियस इमेज का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से कर सकता है। अच्छा, इन सब प्रभावों को बैलेंस करने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं क्या? हाँ, संक्षेप में कुछ उपाय बताए जाते हैं। जैसे राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः, उसका जाप करना, बहते पानी में नारियल बहाना,
दान करना जैसे काली उड़द, नीला कपड़ा, और साथ ही नॉन-वेज और झूठ से बचने की सलाह दी जाती है। और सबसे जरूरी उपाय जिसकी बात हमने पहले भी की, अपनी उस छुपी हुई पहचान को, अपनी शैडो सेल्फ को जानना और उसे एक्सेप्ट करना, वो बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर पहले भाव में राहु उस योद्धा की तरह है जो शायद अंधेरे में लड़ता है, अकेले, लेकिन अगर जीतता है तो सबका ध्यान खींचता है। पहचान मिस्टीरियस, शक्ति शायद अदृश्य, लेकिन रास्ता बहुत अनोखा। जैसा एक सोर्स कहता भी है, वो योद्धा जो अंधेरे में लड़ता है। बिल्कुल। पहले भाव के राहु को समझना एक तरह से खुद को ही गहराई से समझने की यात्रा है। इसकी एनर्जी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और क्रिएटिव भी, बस उसे सही दिशा देना जरूरी है। सही कहा। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हम सब जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी रूप में एक मुखौटा तो पहनते ही हैं। अपनी पहचान का वो कौन सा छिपा हुआ पहलू है जिसे जानना और समझना शायद हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया के एक बहुत ही कह सकते हैं गूढ़ विषय पर बात कर रहे हैं। जी। जन्म कुंडली के पहले घर में केतु का होना। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि केतु का संबंध त्याग, आध्यात्मिकता और एक तरह की अंदरूनी खोज से होता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये स्थिति जीवन के सफर को कैसे मोड़ दे सकती है। जी हाँ, और पहला घर मतलब लगन जिसे कहते हैं, वो तो सीधा हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा है ना। हाँ, हमारी पहचान, हमारा स्वभाव। बिल्कुल, हमारी पहचान, दुनिया हमें कैसे देखती है। अब सोचिए, जब केतु जैसा ग्रह एक छाया ग्रह है असल में, जिसे कोई भौतिक शरीर नहीं दिया गया ज्योतिष में, वो वहां आकर बैठता है तो एक अलग ही यात्रा शुरू हो जाती है खुद को खोजने की। खुद को खोजने की। हाँ, ये समझने की कि व्यक्ति असल में क्या है, और शायद उससे भी ज्यादा कि वो क्या नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये पहचान से जुड़ा एक गहरा सवाल खड़ा कर देता है। वो जो सवाल है, मैं कौन हूँ, ये ज्यादा उभरता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ सतही पहचान का सवाल नहीं है। कई बार ये स्थिति व्यक्ति को दुनियादारी से, मतलब सांसारिक चीजों या पहचानों से थोड़ी दूरी बनाने को प्रेरित करती है। तो व्यक्तित्व में अक्सर एक तरह का, क्या कहते हैं, रहस्यवाद सा झलकता है। अच्छा, मतलब वो थोड़े रहस्यमयी से हो सकते हैं। हाँ, अपने आप को थोड़ा छुपा कर रखने की प्रवृत्ति दिख सकती है। आध्यात्मिक झुकाव बहुत स्वाभाविक होता है, जैसे ध्यान, साधना, इसमें रुचि। हाँ, गहरी रुचि। दुनिया से थोड़ा कटावा महसूस करना और कम बोलना, लेकिन सोच बहुत गहरी होना, ये सब बातें सामने आती हैं अक्सर। और मैंने ये भी सुना है कि इसका कुछ असर क्या शारीरिक बनावट पर भी हो सकता है? हाँ, कुछ ज्योतिषीय ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ऐसे लोग अक्सर थोड़े दुबले पतले या औसत वजन के होते हैं। अच्छा, उनके हाव भाव में एक अजीब सी शांति दिख सकती है और आंखें गहरी हो सकती हैं। मतलब उनकी मौजूदगी शांत तो होती है, पर कभी-कभी थोड़ी उदासीन या कह लीजिए डिटैच्ड भी लग सकती है। ये दिलचस्प है। तो क्या इसी अलगाव या अलग सोच की वजह से करियर के रास्ते भी कुछ हटकर होते हैं इनके? काफी हद तक, हाँ। पारंपरिक करियर के बजाय ये लोग अक्सर उन क्षेत्रों में ज्यादा सहज महसूस करते हैं जहां गहराई हो या अध्यात्म जुड़ा हो। जैसे कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना या ज्योतिष, टैरो जैसे गूढ़ विज्ञानों में जाना। या फिर कोई ऐसी अनोखी कला जिसमें वो अकेले काम कर सकें। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां जैसे आयुर्वेद या होम्योपैथी, इनमें भी रुचि हो सकती है। और धन, मतलब आर्थिक स्थिति कैसी रहती है? धन का आगमन अक्सर धीरे धीरे होता है और कई बार उनकी इन्हीं आध्यात्मिक या रहस्यमयी सेवाओं से जुड़ा होता है। कोई बहुत जल्दी अमीर बनने वाली स्थिति नहीं होती है। समझ गई। लेकिन क्या सब कुछ सिर्फ मुश्किल या वैराग्य से ही जुड़ा है? कुछ सकारात्मक पहलू भी तो होंगे इसके। अरे बिल्कुल, निश्चित रूप से। जानकारी ये भी बताती है कि जीवन में अचानक से अच्छे आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई गहरा सपना आ गया या ध्यान में कोई खास अनुभूति हुई। जीवन में जो बंधन महसूस होते हैं उनसे मुक्ति के मौके मिल सकते हैं, चाहे वो मानसिक हो या बाहरी। कोई छिपी हुई प्रतिभा, खासकर कला या रहस्यवाद से जुड़ी, वो अचानक सामने आ सकती है। और कई बार तो मुश्किल घड़ी में किसी अनदेखी शक्ति से मदद मिलने का अनुभव भी हो सकता है। अरे वाह, ये तो काफी गहरा अनुभव है। लेकिन जहाँ इतने गहरे अनुभव हैं, वहाँ यकीनन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, वो तो है, चुनौतियां भी कम नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती अक्सर पहचान के संकट से जुड़ी होती है। वही मैं कौन हूँ वाली उलझन। जी, वो उलझन लगातार बनी रह सकती है।
फिर बहुत ज्यादा अंतर्मुखी होने की वजह से अकेलापन या समाज से कटा हुआ महसूस करना भी आम है। हाँ, ये मुमकिन है। ये भी देखा जा सकता है। और क्योंकि दुनियादारी से एक स्वाभाविक दूरी सी रहती है, तो रिश्तों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, कभी कभी तनाव या दूरी आ सकती है। उन्हें समझना कई बार मुश्किल हो जाता है दूसरों के लिए। हमारे पास एक उदाहरण भी है यहाँ, सुमन नाम की महिला का, जिनकी कुंडली में ऐसी ही स्थिति थी। जी। बताया गया है कि वो बचपन से ही खुद को थोड़ा अलग महसूस करती थीं, जैसे खेलों वगैरह में ज्यादा मन नहीं लगता था। फिर युवावस्था में अचानक उनका झुकाव योग और ध्यान की तरफ हो गया, और नौकरी में भी वो पारंपरिक भूमिकाओं से हटकर आध्यात्मिक रिसर्च जैसे कामों में लग गईं। और एक बात और, किसी दुर्घटना से उनका बचना, जिसे उन्होंने बाद में दैवीय संकेत माना, ये बिल्कुल दिखाता है कि ये प्रभाव कैसे जीवन में सामने आ सकता है। हाँ, ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। ये दिखाता है कि कैसे ये ज्योतिषीय स्थिति वास्तविक जीवन के अनुभवों में ढल सकती है। और हाँ, इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ उपाय भी हैं। अच्छा, उपाय भी है? क्या है वो? जी, कुछ सरल उपाय सुझाए गए हैं, जैसे केतु का जो बीज मंत्र है, ओम केम केतवय नमः, उसका नियमित जाप करना। शनिवार को कुछ दान करना, जैसे केसर या धतूरा, या फिर जरूरतमंदों को अनाज देना भी सहायक माना गया है। और ध्यान? हाँ, नियमित ध्यान या चक्र संतुलन का अभ्यास, ये मन को स्थिर रखने में काफी मदद कर सकता है, अंदरूनी शांति पाने में। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी जानकारी को देखें तो पहले घर में केतु एक तरह से आत्मा का डिटॉक्स प्रोग्राम जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। ये सांसारिक चीजों से ध्यान हटाकर व्यक्ति को एक अलग ही आयाम में ले जा सकता है। भले ही रास्ते में वो पहचान वाली उलझन थोड़ी रहे। बिल्कुल, व्यक्तित्व में एक रहस्य तो बना ही रहता है, लेकिन यह स्थिति मुश्किल समय में अंदरूनी या आध्यात्मिक समाधान भी दे सकती है। और जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उनके लिए यह एक बड़ी ताकत बन सकती है। सही कहा। हाँ, वो पहचान की उलझन जरूर पैदा कर सकती है, लेकिन उसी के साथ आत्म खोज का एक गहरा रास्ता भी खोलती है। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक विचारणीय पंक्ति जो इन स्रोतों से सामने आई है और मुझे काफी दिलचस्प लगी, अगर आप खुद को खो देंगे तब मिलेंगे खुद। सुनने में विरोधाभासी है, पर शायद इसमें आत्मखोज की कोई गहरी परत छिपी है। इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली योग पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। जब मंगल, जो कि ऊर्जा और साहस के देवता माने जाते हैं, वो जन्म कुंडली के पहले घर में हों। बिल्कुल, पहला घर यानी लग्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। हाँ, तो हमारे पास जो ज्योतिषीय ग्रंथ हैं और कुछ लेख भी हैं, हम उन्हीं के आधार पर आज ये समझने की कोशिश करेंगे। जी, हमारा मकसद यही है कि ये योग किसी के स्वभाव को, उसकी लाइफ को कैसे शेप देता है ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे लगता है कि किसी के अंदर ना जन्म से ही एक योद्धा छुपा बैठा हो। हाँ हाँ, एक फाइटर वाली स्पिरिट। हाँ, सोचिए अगर किसी का पूरा व्यक्तित्व ही ऐसा हो, संघर्ष और हिम्मत वाला, तो आज इस जन्मजात योद्धा को थोड़ा और समझते हैं। जरूर। तो मंगल ग्रह से ही शुरू करते हैं। संक्षेप में क्या पहचान है मंगल की ज्योतिष में? देखिए, मंगल मतलब सीधी सीधी ऊर्जा, हिम्मत, गुस्सा भी, हाँ, और मुकाबला करने की क्षमता। फिर सेना, पुलिस, गर्मी, आग, यहां तक कि हमारा खून, इन सबका कारक मंगल ही है। वो करो या मरो वाली जो भावना होती है ना, हाँ हाँ, वो मंगल है। एक्शन लेने की ताकत। और पहला भाव, कुंडली का पहला घर, तो बहुत बेसिक है पर उतना ही महत्वपूर्ण। बिल्कुल, पहला भाव मतलब आप खुद, आपका शरीर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पहचान। लाइफ की शुरुआत यहीं से होती है। तो जब मंगल जैसी कह सकते हैं आक्रामक ऊर्जा इस पहले घर में आ जाए तो क्या होता है? इसका मतलब है कि इंसान के वजूद में ही वो योद्धा वाला तत्व आ गया। ऐसे लोग अक्सर आपको निडर मिलेंगे। अच्छा। बहुत एनर्जी होती है इनमें, और कोई भी चैलेंज हो ना, उसका सीधे सामना करते हैं। वो एटीट्यूड होता है मैं लड़ूंगा वाला। अच्छा, तो स्वभाव कैसा होता है फिर इनका? क्या बस लड़ने को ही तैयार रहते हैं? आपने कहा गुस्सा भी। हाँ, गुस्सा और थोड़ी आक्रामकता, वो इनके नेचर का पार्ट हो सकता है। छोटी सी बात पर भी एकदम से भड़क सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, इनमें कमाल की एनर्जी होती है। हाँ। मतलब खाली बैठना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ करते रहना है। एक्टिव रहते हैं बहुत ज्यादा। और अगर कोई लक्ष्य बना लिया ना, तो फिर पूरी जान लगा देते हैं। और एक और बात, अपने लोगों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। ओह, मतलब रक्षक की तरह। बिल्कुल, एकदम प्रोटेक्टर।
तो ये तो बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। बाहर से शायद तेज तर्रार, पर अंदर से लॉयल और फोकस्ड। हाँ, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। इनके शरीर और हाव भाव के बारे में क्या बताते हैं ग्रंथ? अक्सर देखा जाता है कि इनका शरीर गठीला, मजबूत या स्पोर्टी टाइप का होता है। ओके। चाल ढाल में कॉन्फिडेंस झलकता है, थोड़ी तेजी भी हो सकती है, और नजरें वो अक्सर तीखी और सीधी होते हैं। चेहरे पर एक दृढ़ता दिखती है, शार्प फीचर्स हो सकते हैं। और सोचने का तरीका, क्या उसमें भी बस गुस्सा या आक्रामकता ही होती है? नहीं, इसका एक बहुत पॉजिटिव साइड भी है। इनमें ना फैसले लेने की कमाल की क्षमता होती है, क्विक डिसीजन। अच्छा। रिस्क लेने से डरते नहीं, और इनमें नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। लोग इनकी एनर्जी और इनके निश्चय को देखकर इनके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर नेगेटिव साइड भी तो होगा? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ कर देना, जल्दबाजी में। हाँ, जल्दबाजी, बहस या झगड़े में आसानी से पड़ जाना, और कभी-कभी ना दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, डोमिनेट करने की टेंडेंसी। कुछ ज्योतिषी सूत्र ये भी कहते हैं कि चोट लगने या एक्सीडेंट्स का खतरा थोड़ा ज्यादा रहता है। अच्छा, इसका असर जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर कैसा दिखता है, जैसे करियर पर? करियर के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, खासकर उन फील्ड्स में जहां हिम्मत चाहिए, फिजिकल स्टैमिना चाहिए और तुरंत फैसले लेने हो। जैसे कि? जैसे सेना है, पुलिस है, स्पोर्ट्स है, खासकर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, सर्जरी, इंजीनियरिंग या फायर फाइटिंग जैसे काम, इनमें ये लोग चमक सकते हैं। और रिश्ते? यहाँ तो मंगल दोष की बात बहुत होती है। सहीदार ने अगर कुंडली में मंगल पीड़ित है, मतलब कमजोर है, या उस पर शनि, राहु जैसे ग्रहों का असर है, हाँ, तो रिश्तों में, खासकर शादीशुदा जिंदगी में तनाव, झगड़े, यहाँ तक कि अलगाव की नौबत आ सकती है। इसी को आमतौर पे लोग मंगल दोष से जोड़ते हैं। ओके। और हेल्थ के लिए भी ना इनको अपनी एनर्जी चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी, वरना वही एनर्जी गुस्से, सरदर्द, बीकी या चोट के रूप में निकल सकती है। आपने पीड़ित मंगल की बात की। मान लीजिए पहले घर में मंगल नीच का हो जाए तुला राशि में, या बहुत बुरी तरह पीड़ित हो, तब क्या होता है? वो स्थिति थोड़ी चिंताजनक मानी जाती है। पीड़ित मंगल गुस्से को बेकाबू और विनाशकारी बना सकता है। ओ। रिश्तों में वायलेंस या सीरियस झगड़े हो सकते हैं, बार बार चोट लगना, एक्सीडेंट होना, ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। बाप रे। व्यक्ति बहुत ज्यादा आक्रामक, जिद्दी हो सकता है। कुछ मामलों में खुद को नुकसान पहुंचाने की सोच भी आ सकती है। लीगल मामलों में फंसना, अधिकारियों से पंगे लेना, ये सब भी संभव है। मतलब एनर्जी पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल। इसको पहचानने के कुछ आम संकेत होते हैं क्या रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, कुछ हो सकते हैं, जैसे बार बार चोट लगना, कटना या जलना, लगातार झगड़ों में उलझते रहना, अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू ना रख पाना और बाद में पछताना, रिश्तों में बहुत ज्यादा पॉसेसिव होना या कंट्रोल करना, या फिर लगातार सिरदर्द या ब्लड प्रेशर की दिक्कत लेना, ये कुछ इशारे हो सकते हैं। इस सब सुनकर थोड़ी चिंता हो सकती है जिनके साथ ऐसा है। क्या ज्योतिष ग्रंथ इस मुश्किल ऊर्जा को बैलेंस करने का कोई तरीका बताते हैं, कोई उपाय? हाँ, उपाय बिल्कुल बताए गए। सामान्य तौर पर मंगल का मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इसका जाप करना। ओके। हनुमान जी की पूजा करना, खासकर मंगलवार को। व्रत रखना। गुड़ या लाल रंग की चीजें दान करना। ठीक है। और खाने में तीखा, मसालेदार कम करना। और सबसे जरूरी, अपनी फिजिकल एनर्जी को कहीं लगाना, स्पोर्ट्स, जिम, कोई भी रचनात्मक काम। और अगर मंगल ज्यादा पीड़ित हो, जैसा आपने बताया, उस केस में हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना बहुत फायदेमंद माना जाते हैं। मसूर की दाल और गुड़ का दान करना, बंदरों को खाना खिलाना। अच्छा। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी सलाह देते हैं कि लाल रंग का इस्तेमाल कम करें ताकि गुस्सा और ना भड़के। ध्यान करना, सेवा करना, इससे भी वो उग्र का शांत होती है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो अगर हम सार निकालें तो पहले घर का मंगल शरीर में ताकत देता है, दिमाग में एक निश्चय देता है और आत्मा में जैसे एक योद्धा की धुन भर देता है। बिल्कुल सही। बात शायद यही है कि इस जबरदस्त एनर्जी का मालिक कौन बनता है, वो इंसान खुद या ये एनर्जी उस इंसान पर हावी हो जाती है। हाँ। अगर इसे सही दिशा दी जाए, साधा जाए, तो इंसान कमाल कर सकता है, एक रियल लाइफ हीरो बन सकता है। पर अगर ये बेलगाम हो जाए तो यही ताकत तबाही भी ला सकती है। तो शायद जिनकी कुंडली में ये योग है उनके लिए सोचने वाली बात यह है कि वो अपनी इस अंदरूनी तलवार का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, खुद को काटने के लिए या समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए। बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है। अपने गुस्से को, अपनी ऊर्जा को एक तपस्या में बदलने की चुनौती है ये। बहुत खूब। अगली बार हम बात करेंगे जब सुंदरता, कला और प्रेम के ग्रह शुक्र पहले घर में हो। जानेंगे कि तब क्या होता है जब सुंदरता ही आपकी पहचान बन जाए।
जरूर, वो भी बहुत दिलचस्पी हो गया। तब तक के लिए जय मंगलदेव, नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक बड़े ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। वो है शुक्र ग्रह जब वो जन्म कुंडली के पहले घर में हो, मतलब प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक लग्न में। हाँ बिल्कुल, बहुत ही रोचक विषय है ये। हमारे पास ना इस पर एक लेख के विश्लेषण से मिली कुछ खास जानकारियां हैं, तो सोचा इसी पे बात करें। जरूर जरूर। हमारा मकसद है ये समझना कि भी ये स्थिति व्यक्तित्व को, रूप रंग को, रिश्तों को, यहाँ तक कि करियर को कैसे प्रभावित करती है। सुना है कि पहले घर में शुक्र हो तो जैसे इंसान पैदा ही मोहब्बत और सुंदरता के लिए हुआ हो, कुछ ऐसा। हाँ हाँ, कुछ हद तक ये कहा जा सकता है, एक आकर्षण तो होता ही है। तो चलिए समझते हैं इसे। हाँ, तो पहला भाव यानी लग्न, वो तो व्यक्ति खुद है, उसका शरीर, उसका स्वभाव, है ना। जी बिल्कुल, व्यक्ति स्वयं, उसका पूरा अस्तित्व। और शुक्र है सुंदरता, आकर्षण, कला, प्रेम, विलासिता भी शायद। हाँ, ये सब कुछ। शुक्र मतलब ही है तेज, प्रकाश, संस्कृत में प्रेम का वाहक। तो जब ये दोनों मिलते हैं, लग्न और शुक्र, तो क्या होता है, व्यक्ति पर क्या असर पड़ता है? सीधा असर ये है कि व्यक्ति खुद ही मतलब आकर्षण का केंद्र बन जाता है। उनकी मौजूदगी में एक नैसर्गिक खिंचाव होता है। अच्छा। हाँ, वो जहां बैठता है वहां जीवन में थोड़ी सहजता, थोड़ी सुंदरता घोल देता है, ऐसा समझ लीजिए। तो व्यक्तित्व कैसा होता है ऐसे लोगों का? क्या सिर्फ बाहर से ही सुंदर दिखते हैं या स्वभाव में भी कुछ खास होता है? नहीं नहीं, सिर्फ बाहर ही नहीं, अक्सर इनकी आवाज, इनकी वाणी में एक मिठास होती है। बात करने का तरीका बहुत लुभावना हो सकता है। और स्टाइल की, सौंदर्य की गहरी समझ होती है इनमें। मतलब कपड़ों से लेकर परफ्यूम तक, हर चीज में एक नफासत। हाँ, मतलब वो दिख जाता है। बिल्कुल। और एक रोमांटिक स्वभाव, कला की तरफ झुकाव, ये भी अक्सर देखा जाता है। जैसे चार्म के ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं एक तरह से। वाह। और शारीरिक रूप पर क्या असर दिखता है, मतलब कोई खास पहचान? हाँ, अक्सर चेहरा बहुत आकर्षक होता है। आंखों में एक चमक, एक खास कशिश होती है। मुस्कान प्यारी होती है। और उनके हाव भाव में भी ना एक कोमलता, एक शालीनता होती है। कई बार अच्छी खुशबुओं का, इत्र वगैरह का शौक भी होता है। कुल मिलाकर एक मैग्नेटिक ऑरा कह सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं रिश्तों पर, प्रेम और विवाह। यहाँ ये स्थिति क्या लाती है? सब कुछ एकदम सपनों जैसा? देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर शुक्र मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही रोमांटिक, खूबसूरत लव लाइफ या शादी का योग बनता है। मतलब ड्रीमी रोमांटिक लव लाइफ जैसा? हाँ, कह सकते हैं। साथी सुंदर हो सकता है, बहुत चाहने वाला मिल सकता है। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है ज्योतिष में। अगर शुक्र पीड़ित हो तो ये पीड़ित का क्या मतलब है? हाँ, सही कहा आपने। पीड़ित मतलब जब शुक्र पर किसी दूसरे ग्रह का बुरा असर हो या वो खुद कमजोर राशि में हो, जैसे अपनी नीच राशि कन्या में। अच्छा, कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है, तो तब क्या होता है रिश्तों में? तब मुश्किल आ सकती है। रिश्तों में धोखा, अस्थिरता या कई बार ना जरूरत से ज्यादा भोग विलास की तरफ झुकाव रिश्तों को खराब कर सकता है। ओह। जैसे वो लेख में शायद नेहा की कहानी थी कि सुंदरता होते हुए भी पीड़ित शुक्र ने प्रेम जीवन में दिक्कतें दी। हाँ हाँ, वो ब्रेकअप सीरीज सीजन 3 वाला मजाक। बिल्कुल। तो वो स्थिति भी बन सकती है। ठीक है। अब करियर की बात करें, इनका ये जो सौंदर्य बोध है, आकर्षण है, ये कहाँ काम आता है? बहुत सी जगहों पर, जैसे फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, कला के क्षेत्र में भी संगीत, गायन, अभिनय, ब्यूटी इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री, जहां भी सुंदरता, प्रस्तुति, कला की जरूरत हो, मधुर वाणी और कैमरा फ्रेंडली लुक्स भी काम आते हैं। और पैसा, धन संपत्ति, क्या ये लोग आसानी से अमीर बन जाते हैं? देखिए, धन का प्रवाह सीधे तौर पर शायद बहुत तेज ना हो, पर अक्सर इनकी कमाई इनके आकर्षण या कला से जुड़ जाती है। जैसे आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग है, इन चीजों से फायदा हो सकता है। हाँ, इन्हें अच्छी, आरामदायक, विलासी चीजें पसंद होती हैं। खर्चा भी करते होंगे फिर? हाँ, सुंदरता पर, ब्रांडेड चीजों पर खर्च कर सकते हैं, कभी कभी शायद जरूरत से ज्यादा भी। अच्छा, अब वो नीच वाली बात पे वापस आते हैं। जब शुक्र कन्या राशि में हो या पीड़ित हो तो नकारात्मक असर क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, तो जैसा कहा, प्रेम में बार बार निराशा, धोखा। कई बार व्यक्ति खुद अपने लुक्स को लेकर बहुत परेशान या असंतुष्ट रह सकता है।
बॉडी इमेज इश्यूज जिसे कहते हैं। ओह, ये भी हो सकता है। जी। रिश्तों में बहुत अवास्तविक उम्मीदें पाल लेना, सच्चाई से दूर भागना, सिर्फ बाहरी सुंदरता के पीछे भागना। और स्वास्थ्य में भी त्वचा संबंधी रोग या गुप्त रोग, प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें भी दे सकता है पीड़ित शुक्र। तो अगर किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति है तो क्या कुछ उपाय हैं जिनसे इसे ठीक किया जा सके? हाँ, बिल्कुल। ज्योतिष में उपाय होते हैं संतुलन लाने के लिए। जैसे शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, इसका जाप करना, अच्छा, खासकर शुक्रवार को। ठीक है। सफेद चीजों का दान करना अच्छा माना जाता है, जैसे मिठाई, इत्र, चावल, दूध। और शुक्रवार को सफेद या गुलाबी कपड़े पहनना भी शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। अच्छा, ये सरल उपाय है। तो अगर सब ठीक हो, शुक्र मजबूत हो पहले भाव में, तो हम क्या पक्की बातें कह सकते हैं, मतलब कंफर्म्ड प्रेडिक्शन? हाँ, तो देखिए, खूबसूरत प्रेम कहानियां अक्सर बनती हैं। व्यक्ति समाज में काफी पॉपुलर हो सकता है। सोशल मीडिया स्टार टाइप। हाँ, आजकल के जमाने में बिल्कुल संभव है। कलात्मक प्रतिभा जरूर होती है, चाहे वो लिखने में हो, पेंटिंग में, संगीत में, आवाज में या डिजाइन में। हाँ, कभी-कभी थोड़ी आत्ममुग्धता, मतलब खुद पर ज्यादा फिदा होना, ये भी आ सकता है। पर सम्मान मिलता है, पहचान मिलती है। लोग कहते हैं ना, इसमें कुछ अलग चार्म है। हाँ, वो खास बात। बिल्कुल। और अगर वो अपने आकर्षण का सही इस्तेमाल करें तो धन कमाने में भी आसानी होती है। लेख में वो अयान की कहानी भी थी ना, वो इस पूरी यात्रा को जैसे दिखाती है। हाँ, अयान की कहानी एक अच्छा उदाहरण है। बचपन से सुंदरता, कला में रुचि, फिर जवानी में आकर्षण बढ़ा, फैशन में करियर। प्यार में दिल भी टूटा शायद। हाँ, वो भी हुआ, जिससे सबक मिला कि सिर्फ सुंदरता काफी नहीं है। फिर अपने फैशन लेबल और सोशल मीडिया से सफलता, आर्ट प्लस ब्यूटी इज इक्वल टू बिजनेस। फिर एक साथी मिला जो शायद कलात्मक भी था और समझदार भी। संतुलन आया। हाँ, संतुलन। और आगे चलकर वो दूसरों के लिए प्रेरणा बना। ये दिखाता है कि कैसे शुक्र की ऊर्जा विकसित होती है मोह से प्रेम और कला की तरफ। तो सार यही है कि शुक्र पहले घर में हो तो जीवन एक सुंदर संगीत बन सकता है, पर सुरों का संतुलन जरूरी है, वरना संगीत बेसुरा भी हो सकता है। बिल्कुल। मोह से ऊपर उठकर प्रेम, कला और प्रेरणा में बदलना ही असली शुक्र है। सही कहा। और जैसा लेख के आखिर में कहा गया है, एक सोचने वाली बात, अगर सुंदरता के साथ समझ भी जोड़ ली तो व्यक्ति सिर्फ आकर्षक नहीं, पूजनीय बन सकता है। क्या बात है, बहुत गहरी बात है ये। तो आज के लिए इतना ही। जय शुक्रदेव। जय प्रेम, जय सौंदर्य। नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत खास स्थिति पर बात करने वाले हैं, जब शनि ग्रह किसी की जन्म कुंडली के पहले भाव में, मतलब लग्न में बैठते हैं। जी नमस्कार। और हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में काफी कुछ कहा गया है। हम आज शनि प्रथम भाव में जीवन की तपश्चर्या नाम के लेख से मिली जानकारी को आधार बनाकर बात करेंगे। अच्छा। उसमें एक लाइन है जो मुझे लगता है सब कुछ कह देती है। जब शनि पहले घर में बैठता है तब इंसान का पूरा जीवन एक परीक्षा बन जाता है, पर इसी परीक्षा में वो हीरा भी बन सकता है। वाह। मतलब चुनौतियां तो हैं, पर निखार भी है। बिल्कुल। तो चलिए इसी को समझते हैं आज। बिल्कुल। तो पहला भाव, ये तो होता है स्वयं का घर, मतलब हमारा व्यक्तित्व, शरीर, हमारा आत्मविश्वास, दुनिया को हम कैसे देखते हैं, है ना? हाँ, एकदम सही। पहला भाव मतलब हमारी पहचान की नींव, हमारी शुरुआत। और शनि देव हैं कर्म, अनुशासन, धैर्य, धीमी गति, वो न्याय के देवता हैं। ये स्वयं के घर में, मतलब पहले भाव में आते हैं। हाँ। तो वो व्यक्ति की पहचान पर, उसके बचपन पर, उसकी सोच पर शुरू से ही एक गहरा असर डालते हैं। और ये असर, सच कहूं तो शुरुआती जीवन को ज्यादातर आसान नहीं बनाता। अच्छा, जैसे? स्रोत कहता है कि ऐसे लोगों पर जिम्मेदारियां जल्दी आ जाती हैं। मतलब बचपन शायद उतना फ्री केयर फील नहीं होता होगा। हाँ, बिल्कुल। अक्सर यही देखा गया है। ये बच्चे ना अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और गंभीर से दिख सकते हैं, थोड़े शर्मीले, अंतर्मुखी, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं शायद आसानी से ना दिखा पाएं। स्कूल में भी शायद वो शांत रहने वाले बच्चों में से हों, अंदर से बहुत कुछ चल रहा होता है पर बाहर शांत। स्रोत में एक उदाहरण भी था, कोई 6 साल का बच्चा अजय, जिसके पिता की नौकरी चली गई और उसे घर की चिंता करनी पड़ी। ओह, इतनी छोटी उम्र में। हाँ, और पिता से रिश्ते में भी कई बार एक तरह की दूरी या ठंडापन सा महसूस हो सकता है। और अगर हम शरीर या स्वभाव की बात करें
तो क्या उसमें भी कुछ खास दिखता है, कोई पहचान? जी, स्रोत के अनुसार शनि यहाँ अक्सर व्यक्ति को एक गंभीर चेहरा देता है। शरीर शायद दुबला पतला हो, लेकिन हड्डियां मजबूत होती हैं। अच्छा। सोच बहुत प्रैक्टिकल होती है, कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बात में वजन होता है। उनके आसपास ना एक गंभीरता का माहौल सा रहता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि कम उम्र में ये अपनी उम्र से बड़े दिख सकते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आता है, ज्यादा आकर्षक लगते हैं। अरे वाह, ये तो काफी अलग बात है। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई, कामकाज, करियर, इस सब पे क्या असर दिखता है? क्या वो गंभीरता वहां भी है? हाँ, दिखती है, बिल्कुल दिखती है। जैसे सीखने की रफ्तार है, वो शायद थोड़ी धीमी लगे दूसरों को, लेकिन जो सीखते हैं ना, उसकी समझ बहुत गहरी होती है, रूट लेवल तक समझते हैं। मतलब फाउंडेशन मजबूत होता है। बिल्कुल। और करियर बनाने में भी रुकावटें आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ थाली में सजा हुआ मिल गया, पर इनमें एक गजब की चीज होती है, टिके रहने की क्षमता। हार नहीं मानते। तो इसका मतलब सफलता मिलती है, पर शायद थोड़ी देर से। हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि बड़ी सफलता जो है वो अक्सर 25 या 30 की उम्र के बाद ही मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो बहुत ठोस होती है, स्थायी होती है। इनके लिए जैसे सरकारी नौकरी, इंजीनियरिंग, कानून या फिर कंस्ट्रक्शन जैसे व्यवस्थित क्षेत्र अच्छे रहते हैं, और ज्योतिष या योग जैसे गहरे विषय, उनमें भी इनकी रुचि हो सकती है। और रिश्तों का क्या, जैसे प्रेम संबंध, विवाह, इस पर शनि का कैसा प्रभाव रहता है? क्या वहां भी वो धीमी गति और गंभीरता दिखती है? हाँ, शनि का प्रभाव यहाँ भी साफ महसूस होता है। प्रेम संबंध वो आसानी से नहीं बनते, या बनते हैं तो देर से। अच्छा, क्यों? क्योंकि शनि परखने वाला ग्रह है, हाँ। जिम्मेदारी का कारक है, तो ये लोग रिश्तों में भी जल्दबाजी नहीं करते। बहुत सोचते हैं, गंभीरता से लेते हैं। विवाह में भी देरी की संभावना रहती है। पर एक अच्छी बात यह है कि जीवन साथी अक्सर समझदार और मैच्योर मिलता है। शुरुआत में हो सकता है भावनात्मक रूप से थोड़ी दूरी लगे या थोड़ी कठोरता, पर रिश्ता जिम्मेदारी और भरोसे पर टिका होता है, और समय के साथ गहरा होता जाता है। ये अच्छी बात है कि रिश्ता टिकता है। अच्छा, और मानसिक स्थिति के बारे में क्या? भावनाओं को व्यक्त करने में मुश्किल, ये तो आपने बताया, और कुछ? हाँ, वो एक पहलू तो है ही। हाँ। बचपन में या शुरुआती सालों में आत्मविश्वास की कमी भी महसूस हो सकती है। एक अंदरूनी आवाज की, शायद मैं काफी नहीं हूं या मुझ में कुछ कमी है। लेकिन यही शनि जो शुरू में आत्मविश्वास कम करता है, वही जीवन की परीक्षाओं से तपाकर बाद में एक बहुत गहरा अटूट आत्मविश्वास देता है। ये बाहरी दिखाए वाला कॉन्फिडेंस नहीं होता, बल्कि अंदर की मजबूती से आता है। समझ गए। लेकिन स्रोत में पीड़ित शनि का भी जिक्र था। इसका क्या मतलब है, और तब क्या होता है? पीड़ित शनि का मतलब है जब कुंडली में शनि किसी अशुभ ग्रह के साथ हो, या उस पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि हो, या वो खुद कमजोर स्थिति में हो। अच्छा। तब शनि के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो ज्यादा उभर कर आ सकते हैं। जैसे? लंबे समय तक उदासी या निराशा का भाव रहना, रिश्तों में बहुत ज्यादा ठंडापन या टकराव होना, शादी में बहुत ज्यादा देरी होना या समस्याएं आना, करियर में बहुत ज्यादा संघर्ष, और एक असफलता का डर मन में बैठ जाना। ये तो मुश्किल स्थिति है। तो अगर किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति दिखे तो क्या कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिनसे कुछ राहत मिले? हाँ, देखिए, ज्योतिष में उपाय तो होते हैं। लेख में भी कुछ सामान्य उपाय बताए गए हैं। जैसे शनि मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, जी, उसका जाप करना। शनिवार को जरूरतमंद लोगों को तेल, काले तिल या काले कपड़े दान करना। शनि मंदिर में तेल चढ़ाना, या पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दीपक जलाना। पर इन सबसे ज्यादा जरूरी उपाय जो है वो है अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखना, न्याय का साथ देना, और जो बुजुर्ग हैं या जो मेहनत करने वाले लोग हैं, मजदूर वर्ग है, उनकी मदद करना, उनका सम्मान करना। शनिदेव को कर्मों की शुद्धि सबसे ज्यादा प्रिय है। बिल्कुल सही कहा आपने, कर्म ही प्रधान है। अच्छा, स्रोत में शरद की कहानी भी है ना, वो शायद इसका एक अच्छा उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, शरद की कहानी यही दिखाती है। बचपन में पिता बीमार हुए तो जल्दी जिम्मेदारी आ गई। पढ़ाई में औसत था, लोग मजाक भी उड़ाते थे, पर उसने मेहनत नहीं छोड़ी, लगा रहा। पहली ठीक ठाक नौकरी 25 की उम्र में मिली, 30-32 तक धीरे धीरे तरक्की की, 35 के आसपास अपना काम शुरू किया, और 45 की उम्र तक वो एक कामयाब सम्मानित व्यक्ति बना। उसका अनुभव यही था, उसने कहा भी है, शनि ने मुझे कभी जल्दी कुछ नहीं दिया, लेकिन जो भी दिया टिकाऊ दिया, स्थायी दिया और मजबूत दिया। ये पहले भाव के शनि का सार है, निचोड़ है। कुल मिलाकर देखें तो
पहले भाव में शनि जीवन को एक साधना, एक तपस्या जैसा बना देता है। जी। हर कदम पर जैसे कोई परीक्षा हो। बिल्कुल सही कहा आपने, एक तपस्या ही है, लेकिन जो इस परीक्षा में धैर्य से, मेहनत से, ईमानदारी से टिके रहते हैं। शनि उन्हें सिर्फ दुनियावी सफलता ही नहीं देते, हाँ, वो उन्हें संयम देते हैं, न्यायप्रियता देते हैं और एक ऐसी गहरी आंतरिक शक्ति देते हैं कि वो इंसान वक्त के साथ तप कर कुंदन बन जाता है, हीरा बन जाता है, जैसा लेख में कहा गया है। ये बहुत गहरी बात है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या शनि की दी हुई ये जो धीमी रफ्तार है और जो शुरुआती मुश्किलें हैं, क्या यही चीजें व्यक्ति को बाद में ज्यादा गहरा, ज्यादा समझदार और शायद ज्यादा हमदर्द इंसान बनाती हैं? क्या ये जो शुरुआती संघर्ष है, यही बात की मजबूती की असली वजह बनते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। शायद जीवन की धीमी आंच पर पकना ही इंसान को ज्यादा परिपक्व और मजबूत बनाता है, गहराई देता है। सोचने वाली बात है। जरूर। जय शायदेव।